Today I discuss about the eukaryotic transposon. Eukaryotic transposon. हमने बात करी प्रोकैरियोटिक ट्रांसपोजोन की। तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसपोजोन में मैंने आपको आईएस एलिमेंट के बारे में बताया, कंपोजिट ट्रांसपोजोन, नॉन कंपोजिट ट्रांसपोजोन। अब हम पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन के बारे में। तो यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन है वो, उनमें मोस्टली क्या होता है, मोस्टली रेट्रो ट्रांसपोजोन, ठीक है। रेट्रो ट्रांसपोजोन के बारे में मैंने बताया था कि ये जो मूव करता है विद द हेल्प ऑफ ए आरएनए इंटरमीडिएट, देन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डीएनए बन जाता है। उस डीएनए को फिर हम टारगेट में इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब रेट्रो ट्रांसपोजोन है, ये नहीं है कि जो सारे यूकैरियोटिक में रेट्रो ट्रांसपोजोन होता है, मोस्टली में हम रेट्रो ट्रांसपोजोन को पढ़ते हैं यूकैरियोट्स में, ठीक है। अब यूकैरियोटिक्स में ट्रांसपोजोन में हम पढ़ेंगे यहाँ पे पी एलिमेंट के बारे में, ठीक है। अब देखो पी एलिमेंट क्या है। पी एलिमेंट जो है वो ड्रोसोफिला में पाया जाता है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। अब हम बात करिए जो एलिमेंट है, इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करें, इसके जीनोम के बारे में बात करें, तो ये 2907 बेस पेयर लॉन्ग होता है। इसके पास 31 बेस पेयर इन्वर्टेड रिपीट होते हैं, जो हमने बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन में भी पढ़ी थी। बैक्टीरिया में क्या था, 5 to 10 बेस पेयर डायरेक्ट रिपीट थी एंड 50 बेस पेयर इन्वर्टेड रिपीट थी। इन केस ऑफ पी एलिमेंट में यहाँ पे 31 बेस पेयर इन्वर्टेड रिपीट है, ठीक है। बट जो पी एलिमेंट है वो एक एंजाइम इनकोड करता है, उसका वो है ट्रांसपोएज। ये ट्रांसपोएज क्या करता है, ट्रांसपोजोन में हेल्प करवाता है, यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन में हेल्प करवाएगा, ठीक है। बट जो पी एलिमेंट है उसके एक फीचर है मेन कि जो हमने पढ़ा रेट्रो ट्रांसपोजोन आरएनए इंटरमीडिएट को फॉलो करके टारगेट डीएनए में इंसर्ट करते हैं डीएनए को। बट जो पी एलिमेंट है उसके पास वो यूटिलाइज नहीं करता आरएनए इंटरमीडिएट, डज नॉट यूटिलाइज आरएनए इंटरमीडिएट, ठीक है। और ये कहीं भी इंसर्ट हो जाता है एट मैनी डिफरेंट पोजीशन इन द ड्रोसोफिला क्रोमोसोम, ठीक है। जब हम पढ़े, ये हमने ड्रोसोफिला में पढ़ा है, जो पी एलिमेंट है वो ड्रोसोफिला में पाया जाता है, ओके। अब देखो यहाँ पे हम बात करें, जो ड्रोसोफिला है वो उसके बहुत सारे स्ट्रेन ऐसे हैं कि वो इंटरब्रीडिंग में डिफ़िकल्टी को फेस करते हैं। जब हमने क्या किया, ड्रोसोफिला की फ्लाई के 2 स्ट्रेन को हमने क्रॉस कराया, तो वहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन आई, डिसजेनिक ट्रेट आई। और ये डिसजेनिक ट्रेट क्या होता है, ये एक डिफेक्ट होता है। जब एक डिफेक्ट डिसजेनिक ट्रेट मतलब हम 2 स्ट्रेन को क्रॉस करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास डिसजेनिक ट्रेट आएगा। और जो डिसजेनिक ट्रेट है वो क्या है हमारे पास, ये इसको हम कहेंगे हाइब्रिड डिसजेनेसिस, हाइब्रिड डिसजेनेसिस। जो डिसजेनिक ट्रेट है वो किसकी वजह से आएगा, या तो क्या हो जाए, म्यूटेशन आ जाए, या फिर क्रोमोसोम की एब्रिवेशन आ जाए, या फिर जब मियोसिस की हम सेग्रीगेशन कराएं तो वहाँ पे डिस्टोर्टेड सेग्रीगेशन एट मियोसिस हो जाए, ठीक है। इस फिनोमिना को हम कहेंगे यहाँ पे हाइब्रिड डिसजेनेसिस, ओके। अब हम इनमें से एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम पढ़ेंगे अभी, जो रेस्पॉन्सिबल है हाइब्रिड डिसजेनेसिस के लिए, तो वो है यहाँ पे पीएम सिस्टम, पीएम सिस्टम। अब देखो पीएम सिस्टम क्या है, यहाँ पे मैंने बताया जो पी स्ट्रेन है एक एम स्ट्रेन है, ड्रोसोफिला में हम दोनों को जब क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डिसजेनिक ट्रेट आएगी। और किस कंडीशन में आएगी, देखो जो पी स्ट्रेन है उसके पास क्या होता है, पी एलिमेंट होता है। और जो पी एलिमेंट है यही क्या है, पॉजिटिव एजेंट है जो क्या करेगा, हाइब्रिड डिसजेनेसिस को हाइब्रिड डिसजेनेसिस कराता है, ठीक है। अब देखो जो पी स्ट्रेन है उसके पास क्या है, पी स्ट्रेन है उसके पास 30 to 40 कॉपीज़ हैं पी एलिमेंट की। और जो ये पी एलिमेंट है ये पी स्ट्रेन में
पाया जाता है, एम स्ट्रेन में एब्सेंट होता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास हाइब्रिड डिसजेनेसिस कब आएगी कंडीशन, जब हम पी स्ट्रेन मेल को क्रॉस करवाएंगे एम स्ट्रेन फीमेल से, तो हमारे पास जो भी ऑफस्प्रिंग आएगी यहाँ पे वो क्या होगी, यहाँ पे इनफर्टाइल होगी। उसी को हम कहेंगे यहाँ पे वो क्या है, हाइब्रिड डिसजेनेसिस। ये किसकी वजह से हुआ, मैंने बताए थे रीज़न, म्यूटेशन की वजह से, क्रोमोसोमल एब्रिवेशन की वजह से, या फिर डिस्टोर्टेड सेग्रीगेशन एट मियोसिस की वजह से। ठीक है, अब देखो अगर हम ये क्रॉस को रिवर्स करा दे तो क्या आएगा हमारे पास, हमने क्या किया, पी स्ट्रेन हमने ले लिया फीमेल में और एम स्ट्रेन हमने ले लिया मेल में, तो हमारे पास क्या है, नॉर्मल ऑफस्प्रिंग आई है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जो फीमेल है, फीमेल के एग साइटोप्लाज्म में एक रिप्रेसर प्रेजेंट है। वो रिप्रेसर क्या करेगा, यहाँ पे जो पी एलिमेंट है पी स्ट्रेन के, उसके ट्रांसपोजोन को इनहिबिट कर देगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे नॉर्मल ऑफस्प्रिंग आएगी। और वो मेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से जो हमने क्रॉस कराया था पी स्ट्रेन मेल का और एम स्ट्रेन फीमेल का, तो वहाँ पे हमारे पास हाइब्रिड डिसजेनेसिस की कंडीशन आई थी। समझ आई बात, क्योंकि पी जो स्ट्रेन फीमेल है उसके एग साइटोप्लाज्म में रिप्रेसर प्रोटीन होता है जो क्या करेगा, पी एलिमेंट के ट्रांसपोजोन को रिप्रेस कर देगा। उसकी वजह से यहाँ पे नॉर्मल ऑफस्प्रिंग आई है। और ये कंडीशन जो मेल में है ये एब्सेंट होता है रिप्रेसर प्रोटीन, उसकी वजह से हमारे पास क्या आई है, हाइब्रिड डिसजेनेसिस आई है। ठीक है, समझ आई ये बात। अब देखो हम बात करते हैं कंट्रोलिंग एलिमेंट की, कंट्रोलिंग एलिमेंट की। देखो कंट्रोलिंग एलिमेंट को किसने यूज़ किया था, एक साइंटिस्ट थी बारबारा मैकलिंटोक। उन्होंने क्या किया, ट्रांसपोजोन के जब मेज में उन्होंने सबसे पहले देखा, दो क्लास को कंट्रोलिंग एलिमेंट बताया, एक था एक्टिवेटर एंड दूसरा था डिसोसिएशन। ठीक है, और जो एक्टिवेटर जो एलिमेंट है वो मूव कर जाता है विद द, मतलब उसको एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ, विदाउट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिसोसिएशन एलिमेंट। एक्टिवेटर एलिमेंट जो है वो क्या है, ऑटोनोमस है। अब ऑटोनोमस से आपको समझ आएगा यहाँ पे कि इसको ट्रांसपोजन होने के लिए डिसोसिएशन फैक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ट्रांसपोजन कर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, ट्रांसपोज एंजाइम है, उसकी वजह से ये अपने आप ट्रांसपोजन मूव कर जाएगा। ठीक है, पर जो डिसोसिएशन है उसको हम बोलेंगे यहाँ पे नॉन ऑटोनोमस। क्यों, क्योंकि इसके पास जो ट्रांसपोजन एंजाइम है वो एब्सेंट है, तो ये खुद ट्रांसपोजन नहीं कर पाएगा। ये ट्रांसपोजन के लिए एक्टिवेटर पे डिपेंड है। ठीक है, एक्टिवेटर एलिमेंट पे डिपेंड है ट्रांसपोजन करवाने के लिए। अब देखो जो डिसोसिएशन एलिमेंट है उसके पास क्यों नहीं है ट्रांसपोजन का जो एलिमेंट, क्योंकि जब ये ट्रांसपोजन जो डिसोसिएशन एलिमेंट है उसके पास यहाँ पे ब्रेक है, बीच में यहाँ पे ब्रेक होगा, जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, डिलीशन होगा, डिलीशन ऑफ डीएनए एलिमेंट, उसकी वजह से ये ट्रांसपोजन नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखो एक्टिवेटर एलिमेंट के बारे में जब मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे 5 ये 3 5 ठीक है। अब यहाँ पे ये है हमारे पास एक्टिवेटर एलिमेंट और यहाँ पे ये इसके पास है इन्वर्टेड रिपीट। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे है ट्रांसपोज जीन। अब एक्टिवेटर को हमने ऑटोनोमस कहा, क्यों, क्योंकि इसके पास ट्रांसपोज जीन है जो ट्रांसपोजन में क्या कराएगी, हेल्प करवाएगी मूवमेंट में। जब हम बात करें यहाँ पे डिसोसिएशन एलिमेंट की, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्टिवेटर एलिमेंट की तरह होगा, इसके पास सेम इन्वर्टेड रिपीट होगी एज एक्टिवेटर एलिमेंट,
बट इसके पास क्या होगा यहाँ पे, देखो 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, यहाँ पे क्या होगा इसके पास, यहाँ पे डिलीशन है तो यहाँ पे मतलब क्या होगा, ट्रांसपोज जीन यहाँ पे नहीं होगा, तो ये खुद का ट्रांसपोजोन नहीं करवाएगा, ये डिपेंड होगा एक्टिवेटर एलिमेंट पे। ठीक है, बाकी सब सेम है एज एक्टिवेटर एलिमेंट की तरह, बट यहाँ पे बस ओनली ट्रांसपोज जीन एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, इस सेगमेंट का यहाँ पे डिलीशन हो गया। ठीक है, इसलिए हमने इसको कहा है कि ये डिपेंड ऑन द एक्टिवेटर एलिमेंट। समझ आया? ठीक है, अब एक और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आया, मैकलिंटोक ने एक एक्सपेरिमेंट दिया। क्या एक्सपेरिमेंट था वो देखो, मैकलिंटोक एक्सपेरिमेंट। उसने यही देखा डिसोसिएशन और एक्टिवेटर एलिमेंट की तरह क्या सच में ये एज ए ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस एलिमेंट हैं। तो देखो उसने क्या किया, 1950 में बारबारा मैकलिंटोक ने एक जेनेटिक एलिमेंट को फाउंड किया, वो था डिसोसिएशन, DS। अब डिसोसिएशन क्या था, हमने बताया वहाँ पे ब्रेक हुआ था, तो उसने बताया कि वहाँ पे क्या था, क्रोमोसोम ब्रेक था वहाँ पे, उसको हमने कहा डिसोसिएशन। अब जो डिसोसिएशन है वो डिपेंड है किस पे, एक्टिवेटर पे। किस लिए डिपेंड है, अपने ट्रांसपोजोन के लिए। बट उसने वहाँ पे पाया कि जो अपनी ये डिसोसिएशन है, यहाँ पे ये ब्रेकेज नहीं है, उसका डिलीशन नहीं है, ये जब मूव करता है एज वन लोकेशन टू द अदर लोकेशन इन द जीनोम, तो वहाँ पे ये अपनी पोजीशन को चेंज करता है। तो उसने कहा कि ये ब्रेक नहीं है, ये बस ओनली मूव करता है फ्रॉम चेंज देयर पोजीशन फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर लोकेशन। ठीक है, उसने बताया कि इम्पॉसिबल है कि हम मैप कर सके एक्टिवेटर और डिसोसिएशन एलिमेंट को, क्योंकि दोनों मूव करते रहते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं डिफरेंट मेज प्लांट में। ठीक है, अब एक्टिवेटर है वो ऑटोनोमस है, इसीलिए डिसोसिएटर है वो नॉन ऑटोनोमस है। ठीक है, बट एक और फीचर है एक्टिवेटर और डिसोसिएशन के लिए, जो एक्टिवेटर है, एक्टिवेशन एलिमेंट है, उसका जो मूवमेंट है, जो इंसर्शन है वो क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि वो बार बार अपना ट्रांसपोजन करवाता रहता है, उसकी वजह से इसको कहा कि ये अनस्टेबल एलिमेंट है। जब हम बात करें DS की, जो DS है वो नॉन ऑटोनोमस एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि वो इन एब्सेंस ऑफ AC इज़ स्टेबल, क्योंकि वो अपना जब ट्रांसपोजन करवाएगा तो उसको एक्टिवेटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए उसको कहा है कि ये जो इसका जो ट्रांसपोजन है वो क्या होगा, यहाँ पे स्टेबल, और इसका यहाँ पे अनस्टेबल। ठीक है, समझ आया ये? तो ये था आपका यूकैरियोटिक ट्रांसपोजन।